हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज हम चरक विमान स्थान न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। HPSC AMO 2024 फ्री लेक्चर सीरीज के माध्यम से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी न्यू कैंडिडेट्स हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी की PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चरक विमान स्थान का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है रस विमान अध्याय। तो विमान स्थान से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जरूर होते हैं जो कि विमान स्थान से होते हैं, चाहे एमओ का पेपर हो चाहे AIPGT का पेपर हो। तो चलिए देख लेते हैं प्रथम अध्याय में क्या इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। रस विमान अध्याय, इसमें शुरुआत का श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपको 4 नंबर श्लोक याद रखना है, रस द्रव्य दोष विकार प्रभाव। यानी इस चैप्टर में रस द्रव्य दोष विकार के प्रभाव के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको सेक्वेंस याद होना चाहिए, रस द्रव्य दोष विकार। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है 5th नंबर श्लोक, जिसमें कि रस 6 प्रकार के हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, मधुर अमल लवण कटु तिक्त कसाय। इनके सम्यक उपयोग से शरीर का यापयंती होता है। ठीक है, शरीर का यापन होता है। तो सम्यक उपयोग से शरीर का यापन होता है, तो यापयंती। ठीक है, और मिथ्या प्रयोग से दोष का प्रकोप होता है। ठीक है, प्रकोपयंती। तो यापयंती आप याद रखना, एक तरह से किसके उपयोग से, सम्यक उपयोग से होता है। ठीक है, तो रसों के। फिर आपका जो अगला श्लोक है, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ, 6 नंबर श्लोक में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ। फिर 7th नंबर श्लोक जो है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके इस श्लोक में बता रखा है, आप देख लीजिए, जो मैंने पहले पढ़ाया था कि कौन सा रस किस दोष को प्रकोपित करता है और किस दोष का शमन करता है। ठीक है, तो तत्राद्या मारुतम घनंती, ये वाग्भट का श्लोक है, यानी पहले 3 रस मधुर अमल लवण। ठीक है, तो मारुतम घनंती यानी वात को कम करता है, तो मधुर अमल लवण वात को कम करता है, अगले 3 जो बच गए वात को बढ़ाते हैं। वैसे ही मधुर कषाय तिक्त मधुर है, पित्त को कम करता है, और जो बच गए वो पित्त को बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रकोपित करते हैं। और मधुर अमल लवण है जो श्लेष्म को बढ़ाते हैं, यानी प्रकोपित करते हैं। कटु तिक्त कषाय जो है श्लेष्म का शमन करते हैं। तो इस श्लोक से भी आप पढ़ सकते हैं और जो मैंने बताया वो भी आप कर सकते हैं। फिर 8 नंबर श्लोक में जो ये लिखा है, त्रितत्व चय दोषा नाम। ठीक है, तो ये आ सकता है एक तरह से रेफरेंस में। फिर ये इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एमओ की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है, लिमिटेड टाइम है, तो उतना ही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। फिर ये 11 नंबर श्लोक में ये इंपॉर्टेंट है कि तेल के बारे में बताया गया है। तत्र इसमें पहले ये बताया गया, तेल सर्पी मधु जो होते हैं वो क्रमशः यानी सेक्वेंस से वात पित्त कफ को प्रशमन करते हैं। ठीक है, वात पित्त कफ को शमन करते हैं। तो तेल जो है वो वात का शमन करता है, घी जो है पित्त का शमन करता है। ठीक है, और मधु जो है वो कफ का शमन करता है। तो इसमें बताया कि जो इसमें आप सीधे लिख लीजिए, तेल जो है वो वात का शमन कैसे करता है, किन गुणों के कारण। ठीक है, तो ये कौन से द्रव्य हैं, तेल सर्पी मधु। सबसे पहले आप याद रखें, सतत अभ्यास द्रव्य। ठीक है, ये लिखा है ना, सतत अभ्यसनम मानम, सतत अभ्यस्य मानम। तो कोई भी पूछ सकता है कि सतत अभ्यास वाले द्रव्य कौन से हैं, जो निरंतर, जिनका अभ्यास, जिनको हम निरंतर डेली खा सकते हैं। तो तेल सर्पी मधु है, एक क्वेश्चन ये बनता है। फिर तेल वात का शमन कैसे करता है, तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, तेल के सामने SUG। SUG की फुल फॉर्म है स्निग्ध उष्ण गुरु, SUG। ठीक है, स्निग्ध उष्ण गुरु। तेल क्या होता है, स्निग्ध उष्ण गुरु की के कारण वात का शमन करता है। घृत के आगे लिख लीजिए MSM। MSM मधुर शीत मंद, MSM। ठीक है, मधुर शीत मंद गुण के कारण पित्त का शमन करता है। और मधु के सामने लिख लीजिए RTK,
रूक्ष्ण तीक्ष्ण कषाय, RTK, रूक्ष्ण, रूक्ष तीक्ष्ण कषाय। ठीक है, तो इन गुणों के कारण कफ का शमन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है 11 नंबर श्लोक में लास्ट लाइन में, पित्त किस लिए करता है, जो मैंने लिखवाया, तो फॉर्मूला लिखवाया उससे याद रहेगा, MSM RTK SUG। ठीक है, फिर अगले श्लोक पे चलते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट द्रव्य है अति वर्जनीय, मतलब ऐसे कौन से द्रव्य हैं जिनका वर्जन करना है, मतलब नहीं लेना है, ऐसे द्रव्य कौन से हैं, तो ये 13 नंबर श्लोक में बताया, पिपली, क्षार, लवण। ये तीन ऐसे द्रव्य हैं जिनको नहीं लेना है, जिनका वर्जन करना है, मतलब लेना तो है लेकिन डेली नहीं लेना, निरंतर नहीं लेना है, गैप लेके लेना है। ठीक है, पिपली, क्षार, लवण। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो पीपली के बारे में स्पेसिफिक 14 नंबर श्लोक में बताया, तो इसमें याद रखना कटुका, पीपली जो है कटु रस होती है। ठीक है, मधुर विपाक होता है। ठीक है, गुरु होती है, और ना अत्यंत अत्यंत स्निग्ध और उष्ण। ठीक है, ना ही ज्यादा स्निग्ध है और ना ही उष्ण है ज्यादा। प्रक्लेदनी होती है, तो प्रक्लेदनी याद रखना, आप गोला कर लो। फिर इसमें याद रखना आपात भद्रा, आपात भद्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताऊंगा, आपात भद्रा कॉमन भी आ रहा है, क्षार में भी आएगा। ठीक है, फिर है दोष संचय अनुबंधा, ये इंपॉर्टेंट है, दोष संचय अनुबंधा, इसको वो अंडरलाइन कर लो। फिर जो है इसमें योगवाही। ठीक है, प्रक्लेद योगवाही, लास्ट वर्ड जो है योगवाही याद रखो। ठीक है, योगवाही होती है यानी सबसे मिलकर अपना काम करती है, योगवाह, योग बनाकर। ठीक है, फिर अगला श्लोक है क्षार के बारे में। क्षार के बारे में लिखा है, पुनर्उष्णीय तैक्शिण्य लाघवोपन्नम, तो तीक्ष्णता होती है और रुक्षता होती है इसमें। क्लेद होता है, तो क्लेदत्य दो। ठीक है, क्लेदत्य दो। फिर है पचन दहन भेदनार्थम उपयज्यते, तो इसका यूज कहाँ होता है, पचन दहन और भेदनार्थम। ठीक है, अति प्रयोग से क्या हो जाता है, क्षार का अति प्रयोग करेंगे तो केश, अक्षी, हृदय, पुंसोत घात करे संपद्यते, यानी केश हमारे बालों को गिरा देता है, आंखों के लिए अच्छा नहीं, हृदय के लिए अच्छा नहीं है, और ठीक है इनफर्टिलिटी ला देता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है क्षार छेवी जो जन समूह होते हैं, मतलब जिस जिस गांव में या जिस शहर में क्षार का ज्यादा सेवन किया जाता है, तो वहां के लोग जो होते हैं आंधे होते हैं। ठीक है, ज्यादा बीमारी किसकी मिलती, आंधे की, या सांड्य। ठीक है, इनफर्टिलिटी, खालित्य, पालित्य। ठीक है, हृदय अपकर्षति, इसका रोग मिलते हैं। और कौन से देश करते हैं, प्राच्य और चीन देशवासी। तो चीनी जो होते हैं, चाइनीज, और प्राच्य देनवासी प्राच्य देशवासी जो होते हैं, वो क्षार का ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर लवण के बारे में देख लेते हैं। लवण है पुनर्उष्णीय तैक्शिण्य, ना अति गुर्व ना अति स्निग्ध, उपक्लेदी, तो उपक्लेदी याद रखना। विसृंसनम समर्थम, अन्न द्रव्य रुचिकरम, आपात भद्र याद रखना। आपात भद्र हमने कहाँ पढ़ा, पीपली में भी पढ़ा और लवण में भी। तो आपात भद्र इज कॉमन इन पीपली एंड लवण बोथ, तो क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लिख लीजिए, पीपली लवण में दोनों में आपात भद्र है। दोष संचय अनुबंधा, दोष संचय अनुबंधा किसमें है, अधिक मात्रा का प्रयोग करने पर दोष को संचय करता है, तो किसमें है दोष संचय अनुबंधा, पिपली और लवण दोनों में है कॉमन, आप पढ़ेंगे तो बोथ लिख लीजिए। ठीक है, लवण का प्रयोग करने से क्या होगा, पाचन क्लेदन विसृंसना, विसृंसनार्थम उपयुज्यते। ठीक है, और इसके ज्यादा उपयोग से क्या होता है, ग्लानि वगैरह ये सब होता है, शैथिल्य। और जिस ग्राम के, मतलब जिस शहर के लोग ज्यादा यूज करते हैं नमक का खाने में, ठीक है, जैसे गुजरात वगैरह के करते हैं, तो उसमें जो है क्या हो जाता है, तो पहले देशों के नाम बता रहे हैं, बाहलिक, सौराष्ट्र, ठीक है, सोविरक। ठीक है, ये देश जो है लवण का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो इनसे क्या हो जाता है, इनको खालित्य, इंद्रलुप्त, पालित्य, लास्ट लाइन में लिखा है, खालित्य, इंद्रलुप्त, पालित्य, और वलय, वलय रोग से, अकाल में वलय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो लिख लो आप, खालित्य और पालित्य कॉमन है क्षार और लवण बोथ, खालित्य पालित्य कॉमन इन क्षार और लवण बोथ।
एक क्वेश्चन आएगा क्लेद कारक, इनमें से क्लेद कारक कौन सा है? तो पिपली, क्षार, लवण तीनों है, ऑल ऑफ द अबव। क्लेद कारक पिपली, क्षार, लवण तीनों। ठीक है, तो समझ आ गया होगा क्या क्या याद करना है। एक तो देश याद रखना है आपको तीनों में। ठीक है, अति प्रयोग से क्या होता है, कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या थोड़े उनके प्रॉपर्टीज हैं, उष्ण है, तीक्ष्ण है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर ये 18 नंबर श्लोक में, ये 17 के नीचे श्लोक में बताया सातवीं के बारे में। सातवीं नाम तद यद आत्मन्यु उपसेते, सातवीं हर तो है उपस्या अर्थ है। ठीक है, तो ये याद रखना, सातवें नाम तद यद आत्मन्यु उपसेते। ठीक है, जो भी हैबिचुअल हो जाता है, जो भी हमारे शरीर को हैबिचुअल हो जाता है, उसको सातवीं कहते हैं। ठीक है, सातवें है उपस्या अर्थ है, ये करके एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो सातवीं के प्रकार बता रहे हैं ये। त्रिविध सातवीं होते हैं, सप्तविध सातवीं होते हैं। त्रिविध सातवीं कैसे होते हो गए? छह रसों का सेवन, प्रवर, मध्यम, अवर। तो त्रिविध सातवीं ये हो गए। सप्तविध सातवीं कैसे हो गए? छह रसों का सेवन प्लस सातवां, सभी रसों को मिलाकर। ठीक है, एक रस का उपयोग। चतुर्विध सातवीं कैसे हो गए? ऋतु सातवीं है, ओक सातवीं है, देश सातवीं है और रोग सातवीं है। ऋतु सातवीं है, ओक सातवीं है, देश सातवीं है और रोग सातवीं है। ये चरक सूत्र 6 में बताया है, तो याद रखना। फिर अगला देख लेते हैं। साथ में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आहार विधि इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आहार विधि है। अष्ट आहार विधि विशेषायतन, फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड है, क्रिया शरीर में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, पूछा जाएगा। तो अष्ट आहार विधि विशेषायतन, 8 प्रकार की आहार की विधियां होती हैं जिनसे हम आहार की विधि विशेषायतन जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या होती है। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोक्ता। ये 20 नंबर श्लोक में बताया है अष्टाहार विधि विशेषायतन। तो प्रकृति के बारे में लिखा है, तत्र प्रकृति उच्यते स्वभावो स यह पुनर् औसत द्रव्यणाम स्वाभाविक गुणवादी गुण योगे। ठीक है, तो जो स्वभाव होता है ना, आहार का जो स्वभाव होता है उसको प्रकृति कहते हैं, कुल मिलाकर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में बताया मांस मुद्गियो, जैसे मांस, काली उड़द की जो दाल होती है वो गुरु होती है पचने में, और मुद्ग मूंग की दाल जो है वो हल्की होती है, लघु होती है। वैसे ही सूकरेणियोस, सुअर का मांस गुरु होता है, हिरण का मांस लघु होता है पचने में। तो ये स्वभाव है प्रकृति। ठीक है, स्वभाव के अनुसार आहार की हमने डिवाइड कर दिया आहार को। फिर क्या है, अगला है कर्ण, 22 नंबर। तो कर्ण के बारे में क्या लिखा है? कर्णम पुनः स्वाभाविक का नाम द्रव्य नाम अभिसंस्कार है। ठीक है, संस्कारो ही गुणांतरा धानम उच्चते, तो सबसे इंपोर्टेंट श्लोक है, संस्कारो ही डैश ही गुणांतरा धानम उच्चते। कई बार क्वेश्चन आए तो संस्कार के बारे में बोला है। ठीक है, तो करण क्या है? संस्कार करके हम जब आहार का ग्रहण करते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा है लास्ट लाइन में, तोय अग्नि सन्निकर्ष मंथन देश काल वासन भावना आदि भी काल प्रकर्ष भाजना आदि भी आदि हंते। तो यानी हम जब अग्नि से कोई भी अन्न को पकाते हैं, चावल को पकाते हैं, ठीक है, तब हम खाते हैं तो लघु हो जाता है। पकाने से पहले गुरु था। ठीक है, तो कोई भी सब्जी बनाते हैं तो पहले कच्ची सब्जी गुरु होती है, जब पका लेते हैं तो लघु। संस्कार हो गया ना, संस्कारों में परिवर्तन आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम अश्वगंधा ही बताते हैं किसी पेशेंट को, तो कहते हैं अश्वगंधा का शीर पाक बना लो, यानी दूध में मिलाकर उसका शीर पाक बनाना है, फिर अश्वगंधा को खाना है। तो ये क्या हुआ? संस्कार हुआ ना, दूध में हमने अश्वगंधा के गुण को ले आए हैं संस्कार करके। ठीक है, फिर वो जो है स्पेशल हमारी बॉडी में काम करता है। ठीक है, तो ये संस्कार ही है जो हम आहार का एक विधि है। फिर अगला क्या है, संयोग। संयोग क्या है? द्रव्य और बहुनाम द्रव्याणाम संगीता, कई प्रकार के द्रव्यों को मिलाकर कोई आहार को लेना। ठीक है, तो वो संयोग हो गया। तो संयोग हानिकारक भी हो जाते हैं, जैसे मधु सर्पी। मधु सर्पी का समान मात्रा में उपयोग करते हैं तो एक जहर की तरह काम करता है, जबकि अलग अलग काम मधु अलग लिया जाए, सर्पी अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गुणों में ही वृद्धि करता है। ठीक है, वैसे ही मधु मत्स्य पैसाम की एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो ये संयोग का है। इसको समझ लेना है, क्वेश्चन जो आएंगे वो बता दूंगा। राशिस्तु सर्वग्रह, राशि क्या होती है? अमाउंट, आहार का अमाउंट। तो सर्वग्रह परिग्रह, दो प्रकार की राशि है। ठीक है, तो सर्वग्रह का मतलब हो गया कि सभी चीजों को एक साथ लेना। लाइक एक थाली है खाने की, उसमें चावल है, दो रोटी है, दाल है, सब्जी है। ठीक है, तो वो सारी पूरी थाली लेना। आप जैसे होटल में 300 रुपए की थाली मंगा रहे हैं। और परिग्रह क्या हो गया? अलग अलग लेना, अलग अलग किसी का अमाउंट राशि लेना। ठीक है, जैसे भाई मुझे 1 प्लेट जीरा राइस ले आओ,
5 रोटी ले आना, ठीक है, एक दाल मखनी ले आना और एक पनीर की सब्जी ले आना। तो ये हो गया परिग्रह, ठीक है, अलग अलग लेना। तो ये हो गया परिग्रह। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है परिग्रह पुनः प्रमाणम, एक एक तो आहार द्रव्यणाम, एक एक अलग अलग लेना। तो क्वेश्चन आता है सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह, सभी को लेना, स- सर्व सभी को ग्रहण करना सर्वग्रह, ठीक है। सर्वतश्च ग्रह परिग्रह उच्चते। तो सर्वतश्च और सर्वस्य, इसका फिल इन द ब्लैंक्स बन जाता है डैश ग्रह परिग्रह उच्चते, ठीक है। फिर क्या है अगला, देश। देश क्या है, देशे पुनः स्थानम द्रव्य नाम उत्पत्ति प्रचारो देश साथ में चाशस्ते, ठीक है। द्रव्यों की उत्पत्ति, आहार की उत्पत्ति कहाँ हुई है, किस देश में हुई है, तो उसके आधार पे प्रॉपर्टीज, गुणों में, आहार में परिवर्तन आता है। अब जैसे भाई फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आप सभी को कि रशिया का चावल है, कोई रशिया में उत्पत्ति हुई चावल खा रहे हो, और एक यहाँ भाई अपने यूपी का चावल खा रहे हो, बिहार का, ठीक है। तो गुणों में बहुत परिवर्तन होगा, वहाँ हमेशा ठंड पड़ती है, तो वो चावल जो होगा गुरु होगा, ये चावल जो होगा थोड़ा लघु होगा, पचने में सही होगा। तो ये एग्जाम्पल बताया, अब ये मत सोचना, पूछने लग जाना कि रशिया में चावल होता है क्या या कब होता है, ठीक है। कई सारे बच्चे होते हैं जो पूछने लग जाते हैं। मैंने बस एग्जाम्पल दिया हाइपोथेटिक, मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं। तो ये देश के बारे में बता रहा है। काल क्या है, कालो ही नित्यगत च आवस्थिक, दो प्रकार के काल होते हैं, नित्य की आवस्थिक, ठीक है। फिर बताया भी क्या है, तत्र आवस्थिक विकारम पेक्षते नित्यगस्तु ऋतु सातमें पेक्ष। तो नित्य काल कौन सा हो गया, नित्य होगा ऋतु के अनुसार जो काल हो गया। लाइक वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार ही आहार लेना, काल के अनुसार, ठीक है। और आवस्थिक हो गया विकार की अपेक्षा करता है जो, लाइक अब मान लो गर्मी है, और गर्मी में भी आपको सर्दी जुकाम हो गया है, ठीक है। तो उसमें जो आप आहार विहार लेंगे, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि गर्मी में उष्ण आहार विहार हम क्यों लें, तो ये तो गर्मी है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब उसके लक्षण के अनुसार हम आहार विहार लेंगे। उसके सर्दी खांसी जुकाम हुआ है तो हम कहेंगे कि भाई आपको गर्म पदार्थ खाने, गर्म पानी पीना है, गर्म चाय पीनी है, ये सब चीजें बताएंगे जो भी है, ठीक है, आहार विहार। तो अवस्था के अनुसार चेंज हो जाती है हमारी चीजें। तो वो चीज हो गया। उपयोग संस्था क्या हो गया, उपयोग संस्था तो उपयोग नियम है, स जीर्ण लक्षणापेक्ष है, बहुत बार क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि स जीर्ण लक्षणापेक्ष है। तो उपयोग संस्था डैश जीर्ण लक्षण अपेक्ष या कोई भी और रोग लक्षणापेक्ष, ठीक है, सातवीं लक्षणापेक्ष, दोष लक्षणापेक्ष, कुछ भी ऑप्शन में डाल देंगे तो जीर्ण लक्षणापेक्ष। इसका उपयोग संस्था क्या है, उपयोग के नियम जो बताए गए हैं, ठीक है, उसको उपयोग संस्था कहते हैं। ये भोजन की पचने की अपेक्षा करता है। फिर क्या है उपयोक्ता, उपयोक्ता क्या है, यद आहारम उपयुक्ते यदा ओक सातमियम, ठीक है। तो जो उपयोक्ता का मतलब है कंज्यूमर, जो हम हैं, मनुष्य जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर। तो उपयोक्ता के बारे में कह रहे हैं ये ओक सातम्य की अपेक्षा करता है, यानी जो हम डेली में खाते हैं। भाई डेली में जैसे और डेली में चावल खाते हैं, डेली में रोटी वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ओक सातमी है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम कोई और चीज स्पेशल खाने लगे, या जैसे वेज वाला है उसको नॉन वेज दे दिया जाए तो वो नहीं खा पाएगा, नॉन वेज वाला है वो तो वेज खा लेगा, खैर वेज वाले का एग्जाम्पल सही रहेगा, है ना। तो वेज वाला अगर नॉन वेज खा लेता है, या रसिया में जाके तुम कुछ और खा लेते हो, ऐसी चीज जो कभी खाई ना हो, ठीक है। तो वो चीज बता रहे हैं कि उपयोगिता के बारे में। तो आई होप आपको ये इसका कंसेप्ट समझ आया होगा, समझ आ गया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें टाइम दिया। फिर अगला देख लेते हैं। फिर उन्होंने बताया कि आहार का विधि क्या है। तो आहार की विधि यानी हमें कैसा आहार लेना चाहिए, तो उष्ण स्निग्ध, गर्म खाना खाना चाहिए, स्निग्ध मात्रावद अपनी मात्रा के अनुसार, ठीक है, वीर्य विरुद्धम, ठीक है, इष्ट देशे सर्वोपकरणम, ना अति द्रुतम, ना जल्दी खाना चाहिए, ना अति विलंब, ना देर में खाना चाहिए, ठीक है, भुंजित आत्मानम समीक्षा। तो ये चीजें हैं, ज्यादा इसमें ये 12 है, इसको याद रख लेना, 12 12 सॉरी सॉरी 10 है, 10 इसमें आप लिख लेना, टोटल 10 है ये, ठीक है। फिर इसमें ये भी बताया है इन कि क्या फायदा होता है गर्म खाना खाने से, क्या होगा, ठीक है, जल्दी खाना पचेगा, या अग्नि तीव्र रहेगी, ठीक है, क्षिप्रम से जराम गच्छति, बुढ़ापा नहीं आएगा, ये सब चीजें, वात का अनुलोमन होगा, ये बता रखा है। तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका ये जो है, मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर जो है
कंप्लीट हो रहा है। ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो श्लोक लिखे हैं ना, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे तो जरूरी है, बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं इसमें, एज ए डॉक्टर हमें पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें से नहीं पूछा जाएगा। तो ये पहला चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर पढ़ लेते हैं, त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय। ठीक है, कुक्षी को यानी पेट को तीन भागों में बांट दिया है। तो कैसे बांटा है? एक तो भाग हो गया मूर्त आहार का, सॉलिड जो फूड लेते हैं। एक भाग हो गया आपका लिक्विड डाइट का, जो लिक्विड आहार लेते हैं, द्रव आहार। और एक भाग हो गया वात आदि दोष का रिक्त स्थान, यानी दोषों को अपने स्थान के लिए रिक्त छोड़ देते हैं इतना। यानी अगर जब हम खाना खा रहे हैं तो अपने पेट को तीन भागों में डिवाइड कर लो। ठीक है, और सोचो कि एक भाग तो मैं सॉलिड खाना खाऊंगा, एक भाग मैं लिक्विड खाना खाऊंगा। ठीक है, और एक भाग में खाली छोड़ दूंगा, उस टाइम मैं रोक दूंगा, बेशक हमारा पेट भरा हो या ना भरा हो, इतना आपको जगह छोड़नी चाहिए ताकि वात आदि दोष का भ्रमण हो सके और अपना कार्य सही से हो सके। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है। थर्ड नंबर श्लोक है मूर्त आहार। ठीक है, और लिक्विड स्टेट का आहार, द्रव आहार वगैरह के बारे में तो बता दिया है। त्रिविध कुक्षी यानी तीन। इसमें ये लिख लेना, वाग्भट ने चार कुक्षी बांटा है। वाग्भट ने चार कुक्षी में बांटा है आहार को। कैसे? दो भाग अन्न हेतु, सॉलिड स्टेट के लिए दो भाग, एक भाग लिक्विड स्टेट के लिए और एक भाग वात आदि दोष के लिए। और काश्यप ने भी सेम कंसेप्ट बताया, कुक्षी को चार प्रतिभाग में बांटा है। दो भाग सॉलिड स्टेट, वही। बस चरक जो है उन्होंने तीन भाग में बांटा है। ठीक है, फिर जो है आपका मात्रावध आहार लेने के लक्षण क्या है? ठीक है, कुक्षेर प्रपीडनम आहारेण, कुक्षी में पीड़ा नहीं होगी। हृदय अनवरोध, पार्श्वी और विपाटनम, अनति गौरवम उदरस्य, प्रीणनम इंद्रियाणाम, क्षुत पिपासो परम स्थान से। मतलब मात्रावध आहार लेंगे तो ये सारे आपके लक्षण होंगे। तो ये टोटल 10 है, टोटल 9 है, सॉरी 9, तो इसमें लिख लेना 9 है। मात्रावध आहार के लक्षण 9 है। हल्का सा नजर मार लेना, वैसे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर श्लोक, अमात्रा आहार। तो अमात्रा में आहार हीन होगा या अधिक होगा? ठीक है, हीन मात्रा में लेंगे या अधिक मात्रा में लेंगे? तो अमात्रा में हो गया हीन या अधिक। तो अति मात्रा में ये 8 नंबर श्लोक में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन, अति मात्रम पुनः सर्व दोष प्रकोपणम इच्छन्ति। ठीक है, सभी दोषों का प्रकोप होता है। तो अति मात्रा से क्या होता है? सभी दोषों का प्रकोप। अति मात्रा से सभी दोषों का प्रकोप होता है। फिर इसमें जो है ये 13 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। मात्रा अप्य वह हृतम पथ्यम च अन्नम न जीरयति, चिंता शोक भय करो दुख सय्या प्रजागरे। मात्रा में आहार लिया भी हुआ हो आपने, तब भी कई बार नहीं पचता है। क्यों नहीं पचता है? अगर ये कारण आपके पास है, चिंता शोक भय क्रोध दुख सय्या प्रजागर, अगर ये छह चीजें बताई हैं, लगभग सात चीजें, अगर ये चीजें हैं आपकी, तो आप यानी विहार आपका सही नहीं है, तो आपका खाना नहीं पचेगा। तो ऐसे ही एक पेशेंट की अगर मैं बात करूं, मेरे को याद आ रहा है कि पेशेंट को जो है आहार वगैरह नहीं पचता था और लगातार उसके यही दिक्कत रहती, पेट में दर्द और ये सब चीज़ें ना होना। तो जब हमने उसका पूरा थोरो हिस्ट्री ली थी, तो उसमें पता चला खाना वाना सही खा रही है, घर का ही खा रही है, बाहर का कुछ नहीं है, सब कुछ है। लेकिन उसका मेन जो है क्या था? उसका चिंता था, शोक। वो क्या था? वो ये था कि वो अकेले रहती थी और उसके हस्बैंड जो है आर्मी में थे, तो वो दिक्कत थी। तो हमेशा इसलिए वो खाना वाना में दिक्कत होती थी, और फिर इसका मतलब कारण हमें पता चल गया, तो उस हिसाब से हमने ट्रीटमेंट बता दिया था। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए क्लिनिशियन भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये इंपॉर्टेंट है, तत्र द्विविधम आम प्रदोषम आचक्षते भिषजो विसूचिका मलसक। ठीक है, तो दो प्रकार के आम दोष बताए हैं, विसूचिका और अल्सक। ठीक है, तो विसूचिका क्या होता है? विसूचिका जो होता है, ऊपर के मार्ग से और नीचे के मार्ग से आम दोष का प्रवृत्त होना। ठीक है, तो विसूचिका हो गया यानी ऊपर से उल्टी आना और नीचे से लूज मोशन होना। तो ये जो गया विसूचिका के लक्षण हो गए। ठीक है, और अल्सक क्या होता है? अल्सक होता है ना तो उल्टी आ रही है ना अतिसार हो रहा है, बस पेट में पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है घूम रहा है, आम दोष।
ठीक है, तो वो हो गया अलसक, अलसी भूत, आलस होकर, मतलब अलसी होकर, आलस होकर पड़ा हुआ अन्न, जो ना कहीं निकल पा रहा है, किसी भी निकटतम मार्ग से नहीं निकल पा रहा, तो वो हो गया अलसक। ठीक है, तो टाइफाइड से रिलेट करते हैं विसूचिका को। ठीक है, फिर अलसक के बारे में लिखा है, दुर्बलस्य अल्पाग्नि बहुश्लेष्मणो। तो ये याद रखना, अल्प अग्नि होती है और बहुश्लेष्मा होता है, और वात मूत्र पुरुष का वेग विधारण अगर होता है तो अलसक के बारे, तो ये याद रखना फर्स्ट लाइन, दुर्बलस्य अल्पाग्नि बहुश्लेष्मणो। फिर इसमें ये लिखा हुआ है, छर्दी अतिसार को छोड़कर आम प्रदोष के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो वो बता दिया है मैंने। और डंडालसक भी होता है। डंडालसक क्या होता है? जब त्रियक गति हो जाए, अल्सक रोग की आम दोष की त्रियक गति हो जाए, शरीर में इधर उधर फैल जाए, ठीक है, तो वो हो गया डंडालसक, शरीर को दंड के समान बना देता है। फिर 16 नंबर में लिखा है, विरुद्ध अध्यसन अजीर्णशीली ने पुनर्आम दोषम आम विषम इत्य आचक्षते विष सदृश लिंगत्वाद तत्परम आशु साध्यम कर, तो इसको छोड़ दें। फर्स्ट लाइन याद रखें, विरुद्ध अध्यसन अजीर्णासन शीलीन है, कौन सा कारण है? विरुद्ध अध्यसन, विरुद्ध आहार और अध्यसन लेना। ठीक है, खाने के ऊपर, भुक्तस्य ऊपरी भुक्तम, अध्यसन का मतलब होता है अजीर्ण। ठीक है, आम दोष, आम विष के लक्षण बनाते हैं ये कारण। फिर अगला है इसमें 70 नंबर श्लोक, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, और ये क्रम से याद होना चाहिए। इसमें क्रम आ जाता है, सीक्वेंस क्या है, या इनमें से कौन सी चिकित्सा है। ठीक है, तो अल्सर की चिकित्सा बता रहे हैं। अलसी बता, उल्लेख्य आदो पायत्वा लवणम उष्णम। तो आप हिंदी में लिख लो, से लवण उष्ण जल से वमन। से लवण उष्ण, फर्स्ट स्टेप क्या है अल्सर की चिकित्सा में? फर्स्ट स्टेप, से लवण उष्ण जल से वमन। ठीक है, तो यानी नमक के पानी से वमन करवाना है उसका, पिला पिला कर उसको। सेकंड स्टेप क्या है? स्वेदन। तो लिखा है ना स्वेदन, सेकंड स्टेप स्वेदन है। थर्ड स्टेप है वर्ती प्रणिधान, एनीमा, वर्ती प्रणिधान। और फोर्थ स्टेप है उपवास, उपवास। तो ये क्रम से है, पहले ये करवाएंगे, उसके बाद स्वेदन करवाएंगे, उसके बाद ठीक है आपका क्या करवाएंगे, वर्ती प्रणिधान, और उसके बाद उपवास, क्रम से है। तो क्रम पूछ लेते हैं, याद रखना। और विसूचिका का इंपॉर्टेंट है, विसूचिका में तो लंघनम वागरे विरिक्त बचा अनुपूर्वी इंपॉर्टेंट है, यानी लंघन पहले करवाएंगे, उसके बाद संसर्जन कर्म, जो विरेचन के संसर्जन कर्म होते हैं वो वाला देंगे विसूचिका में, तो लंघन करवाएंगे। ठीक है, ये छोड़ सकते हैं श्लोक। 24 नंबर श्लोक में ये याद रखना, नाभि स्तनांतर जंतुरा, आमाशय के बारे में बताने, एक एनाटॉमी बता दी इन्होंने। आमाशय क्या है? नाभि और स्तन दोनों के बीच में जो होता है ऑर्गन, उसको आमाशय कहते हैं। तो नाभि स्तनांतर जंतुरा आमाशय, डैश करके आ सकता है, नाभि स्तनांतर डैश। ठीक है, और असित खादित पीत लीड, तो चार प्रकार के अन्न बताए हैं। ठीक है, जिसको असित खादित पीत लीड। ठीक है, तो ये ऐसे करके मेरे ख्याल से आपका चैप्टर फिनिश होता है, इसमें ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड चैप्टर देख लेते हैं, जनपदोध्वंस। तो जनपदोध्वंस में हल्का फुल्का याद करने वाला है। जनपदोध्वंस क्या होता है? महामारी, जैसे हमने कोरोना का देखा, तो कोरोना कोविड जो है वो जनपदोध्वंस था। तो आचार्य आज से 2-3 हजार साल पहले ही बता गए थे कि ऐसे करके जनपदोध्वंस होगा और मनुष्य की दुर्गति होगी, संसार धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है, तो उन्होंने इसके कारण और इसकी चिकित्सा भी बता दी गई थी उस टाइम। ठीक है, लेकिन हम आयुर्वेद पढ़ते ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं रहता कि क्या चिकित्सा है, क्या कारण है। तो जनपदोध्वंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये थर्ड नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि मीटिंग हो रही थी ऋषि मुनियों की, तो पांचाल क्षेत्र में हो रही। पांचाल क्षेत्र आज के टाइम में देखे तो पंजाब की बात कर रहे हैं। तो पंजाब में हो रही थी, कंपिलक राजा थे। ठीक है, गर्म मास हो था, मतलब गर्मी का काल था, गर्म मास ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो ये एक वो क्या कहते हैं, संभाषा परिषद हो रही थी यहाँ पे। फिर अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। ये सारे बड़े बड़े श्लोक छोड़ दो, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है, एक मिनट।
हाँ, तो मैं बता देता हूँ। वात, इसमें क्या है, वात जल देश काल, ठीक है, वायु उदक देश काल। तो इन्होंने बताया था कि आपका जो है सबसे पहले वात, यानी जो संपूर्ण संसार में जो वायु है वो दूषित होगी। जनपदों ध्वंस का कारण बता रहे हैं कैसे कैसे आएगा। तो संपूर्ण संसार में जो वायु है वो दूषित होगी। उसके बाद विकृत जल होगा, आपका जल दूषित होगा। उसके बाद आपका देश दूषित होगा, और उसके बाद काल दूषित होगा। तो ये क्रम से होगा, और क्रम से ही नीचे जाते जाते ये स्ट्रांग है। कैसे? वात अगर मान लो आपका किसी देश में रहते हो, उसका वात अगर दूषित है, वायु दूषित है, तो चलो आप पैसे वाले हो, आप चेंज कर सकते हो अपना घर, आप यहाँ से कहीं और विदेश में चले जाओगे, ठीक है, जहाँ वात शुद्ध है। फिर उन्होंने कहा कि पानी दूषित हो जाएगा, तो चलो पानी दूषित है तो फिर हमने दूसरा विदेश में चले गए, दूसरे देश में चले गए। वो कह रहे हैं फिर देश ही दूषित हो जाएगा। ठीक है, देश दूषित हो जान दो, हमारे पास पैसा है, हम दूसरे देश में चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा फिर काल ही दूषित हो जाएगा। काल क्या है? आपका समय ही दूषित हो जाएगा। आप उस काल से कैसे बचोगे? काल के चक्र से तो कोई नहीं बच पाया है। तो उन्होंने कहा ऐसे जनपदों ध्वंस आएगा, और ये हमारी मानव की क्रियाओं के कारण ही आएगा, जो हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक संक्षेप में बता दिया आपको, समरी टाइप में कि क्या है। तो क्वेश्चन जहां से आता है वो बता देता हूं मैं। ये देखिए, 14 नंबर श्लोक में, वातात जलम जलाम देशम देशात कालम स्वभावते, यानी वात के बाद जल होगा, जल के बाद देश होगा, देश के बाद काल होगा। और अभी मैं बताऊं, कलयुग जो चल रहा है हमारा ये 2024, काल ही दूषित हो चुका है। हम चाहकर भी नहीं बच सकते, क्योंकि हमने इतना कुकर्म करे हैं अपनी प्रकृति के साथ। ठीक है, तो इन्होंने फिर चिकित्सा बताई है। चिकित्सा 17 और 18 नंबर श्लोक में है। क्या बताया है? पंचविध कर्म, यानी पंचकर्म। ठीक है, पंचकर्म। तो ऑप्शन में हो सकता है पंचकर्म चिकित्सा है, क्या है? फिर बताया रसायना नाम विधिवत उपयोगे प्रशस्यते, तो रसायनों का उपयोग करना है विधि के द्वारा। ठीक है, और हमें उन्होंने कहा कि ऐसे नौबत ना आए उससे पहले ही हमें औषधि को संग्रह करके रख लेना है। हमें अपने आसपास में जितनी भी हिमाचल वगैरह जहां भी औषधि हैं, अच्छी संग्रह करके रख लेना है, और उनकी दवाई बना के रख लेनी है। तो वो बता रहे हैं। फिर ये सदव्रत कर्म के बारे में बता रहे हैं, ये भी चिकित्सा में आता है, 19 और 20। सत्यम भूते दया दानम बल्यो देवता अर्चनम, ठीक है, सत्य बोलना है, भगवान की पूजा करनी है, दान देना है, सदव्रत करना है। ठीक है, हितम जन शिवा नाम उपसेवनम, ब्रह्मचर्य करना है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। धर्म की बातें करनी है, धार्मिक चीजें करनी है, पूजा पाठ करना है, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। फिर जो है इम्पोर्टेंट है कि वायु आदि जो काल वगैरह है ये दूषित हो गए। ठीक है, तो उसका मूल कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कि वायुवादी नाम, श्लोक नंबर 24, वायुवादी नाम यद वैगुण्यम उत्पद्यते तस्य मूलम अधर्म। यानी ये वायुवादी जो वायुवादी जो मैंने बताए हैं देश काल, तो ये दूषित क्यों होंगे, वे वैगुण्य क्यों होंगे? क्योंकि इनका मूल कर्म क्या है? इनका मूल कर्म अधर्म, जो हमने अधर्म किया। ठीक है, और उस अधर्म का मूल क्या है? वो असत्कर्म जो हमने पूर्व कर्म में किए थे। यानी हमारे जो दादा परदादा जो उस टाइम अपना काम कर गए, जो मजे ले गए लाइक प्रकृति के साथ, ठीक है, तो वही जो है प्रकृति को खराब कर गए, और हम भी प्रकृति को खराब करें, हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? तो वो भी यही कहेंगे कि पूर्व कर्तम जो असत कर्म थे उन, ठीक है, जो अधर्म हुआ उसके कारण। और इन दोनों का योनि क्या है? प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध क्या है? हमारी बुद्धि का विभ्रष्ट हो जाना, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा नाम प्रज्ञापराध इति स्मृत, यानी हमारी बुद्धि का स्मृत विभ्रष्ट हो जाना, हमें ये नहीं समझ पाना कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या नहीं है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि सिगरेट अच्छी नहीं है, फिर भी हम पी रहे हैं, शराब अच्छी नहीं है फिर भी हम पी रहे हैं, तो ये प्रज्ञापराध है। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि अगर क्वेश्चन आता है कि वायु आदि का मूल क्या है वैगुण्य होने का, तो अधर्म आएगा आंसर में। ठीक है, और अधर्म का मूल क्या है? तो असत कर्म आएगा, पूर्व कर्म। और अगर आए दोनों का मूल कर्म, मूल क्या है? ठीक है, योनि क्या है? तो प्रज्ञापराध आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन है। फिर नहीं है कोई इंपॉर्टेंट, फिर अगला देखते हैं।
ये भी छोड़ दीजिए आप। ये सारे बड़े बड़े श्लोक हैं, इनमें से क्वेश्चन नहीं आता। जो मेन क्रक्स था वो मैंने चैप्टर का आपको लगभग बता दिया है। ये 30 और 31 नंबर श्लोक याद रखना कि कृतयुग होता है, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये आपने सुना होगा। तो युगे युगे धर्म पादम क्रमेणा अनेन हीयते गुणपादा भूतानाम एवं लोके प्रलीयते संवत्सरे शते पूर्ण याति संवत्सरे क्षयम। तो वो ये बता रहे हैं कि जैसे कृत युग यानी सतयुग में एक व्यक्ति की आयु 400 वर्ष थी। ठीक है। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में 300 वर्ष थी, 300, लिख लो आप बेशक। द्वापर में 200 वर्ष थी, और कलयुग चल रहा है, इसमें 100 वर्ष है आयु, मतलब नॉर्मल आयु। फिर वो कह रहे हैं संवत्सर, यानी हर 100 वर्ष होने पर, यानी उस युग का 100वां शतांश खत्म होने पर 1 वर्ष आयु घट जाती है। तो कैसे समझेंगे? यानी जैसे 100 साल होने पर 1 वर्ष आयु इंसान की घट जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 चल रहा है, तो हम 2000 साल आगे आ चुके हैं ना, देखा जाए तो 2000 साल आगे आए हैं। तो 2000 में कितने 20 वर्ष कम होनी चाहिए आयु, इस हिसाब से 20 वर्ष आयु कम होनी चाहिए। और ये बात सत्य भी है कि आज के टाइम में 80 वर्ष कोई जी जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो 80 वर्ष आज की टाइम में नॉर्मल आयु रह गई है इंसान की, 100 वर्ष नहीं है। 100 वर्ष जीता है तो अखबारों में नाम आ जाता है कि हमारी दादी 100 वर्ष जी गई। ठीक है। वो अलग बात है, जीना नहीं चाहता कोई। तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ इसमें बता रहे हैं। वैसे क्वेश्चन नहीं आता, वैसे ही बता दिया मैंने। आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आया आयुर्वेद में, नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। 33 नंबर श्लोक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, इससे क्वेश्चन आता है भूता नाम आयु और युक्ति में अपेक्षा। तो ये आयु किसकी अपेक्षा करती है? युक्ति की। फिर ये 34 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के कर्म है, देव कर्म और पुरुष कर्म। देव कर्म और पौरुष कर्म। देव कर्म क्या है? जो पूर्व कर्म में हमने किए उनके बारे में तो हम जानते नहीं। ठीक है। और एक पौरुष कर्म है जो इस संसार में इस टाइम जो हम कर रहे हैं वो पौरुष कर्म है। ठीक है। तो कई बार कहते हैं ना कि भाई बहुत मेहनत करी, सब कुछ पढ़ा, और आज बोलो तो आज सुना दूं, टॉपर भी था मैं सब कुछ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और आसान पेपर आया और बेकार बच्चों का भी हो गया। क्यों? तुम्हारा देव कर्म खराब था उस टाइम। तो यही कंसेप्ट आ जाता है देव कर्म का। ठीक है। यानी पूर्व जन्म के कर्म। अब पूर्व जन्म के कर्म खराब है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं? उसको सही ऐसे कर सकते हैं कि आप पूजा पाठ करें। ठीक है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसमें आप अपनी श्रद्धा रखें और मेहनत लगातार करते रहें। अगर वो देव कर्म उस साल 2024 के लिए खराब था, तो 2025 या 2026 जरूर आएगा जिसमें आप सिलेक्शन ले जाएंगे। जैसे यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विस के एस्पिरेंट होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं ना। फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया। कोई 4 साल में बन पाता है, कोई 6 साल में बन पाता है। ठीक है। लेकिन बन जाता है। देव कर्म बेशक कितने भी हो, लेकिन वक्त के साथ सब कट जाते हैं। तो वही आपकी बात है। क्या पता आपका इस बार बहुत ही अच्छा देव कर्म हो और आपका सिलेक्शन लिखा हो, इसलिए मेहनत तो करके जाएं। एटलीस्ट हमारे हाथ में मेहनत है, देव कर्म तो नहीं। ठीक है। तो आप सभी को पढ़ना चाहिए। फिर ये 36 नंबर श्लोक है, दृष्टम ही त्रिविधम कर्म, हीन मध्यम उत्तमम। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, हीन, मध्य और उत्तम। तो कोई पूछे कर्म कितने हैं, तो पंचकर्म भी हैं 5 प्रकार। 3 प्रकार कैसे? कर्म, हीन, मध्य, उत्तम। फिर इसमें इंपॉर्टेंट श्लोक की बात करें तो नियत आयु और अनियत आयु। मतलब नियत आयु और अनियत आयु की कंसेप्ट इस चैप्टर में आया, तो ये आप पूछ सकते हैं कि नियत आयु और अनियत आयु किसमें आया। इसमें आया आपका जनपदोद्वंस अध्याय में, चरक विमान स्थान में। तो ये याद रखना, अकाल मृत्यु और काल मृत्यु का कंसेप्ट। 101 अकाल मृत्यु बताई है, उसमें से एक काल मृत्यु है। यानी जो हम नॉर्मल लाइफ जीकर जाते हैं, 100 बताई हैं, 101 अकाल मृत्यु है। फिर ये बताया 43 नंबर श्लोक में ज्वर में उष्ण जल देने के लाभ। तो ये पढ़ना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ जाता है? क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वर, ये जैसे ये आया ना 45 नंबर श्लोक, ज्वर में उष्ण जल देने के लाभ।
तो क्वेश्चन आता है ज्वर में उष्ण जल देने के लाभ किस चैप्टर में बताए हैं। तो आपको याद आना चाहिए, तो आप लिख लीजिए इसको। फिर ये 47 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। सॉरी 47 नहीं, 48। अपतर्पण तीन प्रकार के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार के अपतर्पण है, लंघन, लंघन पाचन और दोषा अवसेचन। ठीक है, तो तीन प्रकार के अपतर्पण है। लंघन किसके बारे में होता है? लंघन अल्प बल दोषा नाम, जिनका अल्प बल होगा ना उसमें लंघन करवाएंगे। और लंघन से क्या होगा? अग्नि मारुत वृद्धिया, अग्नि की वृद्धि होगी और वात की वृद्धि होगी। तो जैसे आपने देखा व्रत करते हैं तो उसके बाद बहुत तेज भूख लगती है, अगले दिन भी लगती है और उस दिन तो लगी रही होती है। तो अग्नि और मारुत की वृद्धि, अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है, इसलिए लंघन अल्प बल दोष वाले में लोगों में करवाना चाहिए। इतना याद रखना पहली लाइन, अग्नि मारुत वृद्धिया तक। फिर अगला इंपॉर्टेंट है, लंघन पाचन किस में कराते हैं? मध्य बल का दोष हो, तो मध्य बल दोष याद रखना बस। ठीक है। फिर आपका है ये क्या कहते हैं, दोषावसेचन, यानी दोषों को निकालेंगे किसमें? तो बहुदोषा नाम, बहुदोषों और पुनर्दोषा नाम अवसेचनम, तो उसमें दोषों को निकाल देंगे, निष्कासन कर देंगे। तो ये याद रखना बस, इतना ही। फिर इसमें वो 53 और 54 श्लोक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जांगल, आनूप और साधारण देश के बारे में बताया। तो देश तीन प्रकार के होते हैं, जांगल, आनूप और साधारण। तो जांगल कौन से होते हैं? अल्पोदक द्रमो यस्तु प्रभाते प्रचुर आतपे, जहां खूब सारी वायु हो, खूब सारी धूप हो, आतप यानी धूप आती हो। अल्पोदक द्रमो, जहां पानी कम हो और पेड़ पौधे भी कम हो, तो उनको जांगल देश कहते हैं, और वहां रोग कम होते हैं, स्व अल्प रोग तमो अपी। ठीक है। प्रचुर उदक वृक्षो यू निवातो दुर्लभ आतपे, बहुत सारे पेड़ वृक्ष हैं, पानी भी बहुत सारा है। ठीक है, वायु ज्यादा नहीं है और दुर्लभ आतप, धूप तो बहुत मुश्किल से पहुंचती है। ठीक है, तो वो हो गए आनूप, जहां बहुदोष, जहां कई प्रकार के दोषों का प्रकोप होता है, तीनों दोषों का प्रकोप होता है, रोग भी कई प्रकार के हो जाते हैं। और साधारण देश हो गया सम, यानी इन दोनों में जो सम चीज होती हैं। ठीक है, तो दोनों का मध्य भाग, मीडियम, तो वो हो गया सम। तो आपका ये थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। फिर चौथे चैप्टर की ये बात करें तो त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय इसका नाम है, चैप्टर नंबर 4। इसमें बताए हैं कि त्रिविध कलु, रोग विशेष विज्ञान के तीन तरीके होते हैं। ठीक है, रोगों के जानने के उपाय तीन होते हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो कोई पूछे रोगों को जानने के उपाय कितने हैं आचार्य चरक अनुसार, तो समझ जाओ इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है वो, तो तीन लिख देना आप। ठीक है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। आप्तोपदेश मैंने पढ़ाया था चरक सूत्र स्थान में, क्या है? जो हमारे लिए आप्त क्या है? हमारे लिए चरक संहिता है, या जो हमारे गुरु हैं वो हमारे आप्त हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या है? जो हम देखते हैं जो भी चीज। अनुमान क्या है? जिससे हम अंदाजा लगाते हैं। तो इन तीनों से ही तो हम रोगों को देखते हैं, पहले पढ़ा होगा आप तो उपदेश गिरी, गुरु के वचन सुनोगे तभी तो याद आएगा। प्रत्यक्ष देखे होंगे पेशेंट, तभी तो पता चलेगा। अनुमान क्या है? जब अनुमान लगाओगे कि हाँ भाई ये बीमारी हो सकती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओगे तो वो। तो ये लिखा है 4 नंबर से, आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम, आपता हेय वर्तर्क स्मृति विभाग विदो निष्प्रत्यो उपदाप दर्शन तेसाम एव गुण योग्याद्य तत्प्रमाणम अप्रमाणम पुनः बतो। तो आप्तवचनम लिख दे, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, दूसरी लाइन से क्वेश्चन नहीं आता है। प्रत्यक्ष क्या है? यत स्वयं इंद्रिय मनसा च उपलब्धते, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जो अपनी इंद्रियों से हम जानते हैं जो भी चीजें। अनुमान इंपॉर्टेंट है, छठा नंबर श्लोक, तर्को युक्तिपेक्ष, खलु तर्को युक्तिपेक्ष, जो तर्क वितर्क से हम अनुमान करते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट, 7th नंबर श्लोक की लास्ट लाइन, ना ही ज्ञान अव्ययन कृत्सन ये ज्ञानम उत्पद्यते। तो यही सेम लाइन जो है चरक विमान स्थान 4 में और 7 में भी आएगी सेम लाइन, तो तब हम पढ़ेंगे बता देंगे, तो दोनों का रेफरेंस है। फिर क्या है? फिर ये बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष के बारे में बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष में कैसे करेंगे। तो प्रत्यक्ष क्या है? आंत्र कुंजन, संधि, स्फुटन, जैसे क्रेपिटस, बोन्स की आवाज। ठीक है, क्रेपिटस होते हैं ये सब। और आंत्र इंटेस्टिनल साउंड जो हैं, या हार्ट साउंड जो हैं, वो हम सुन सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं ना, फील कर सकते हैं। तो वो हो गए प्रत्यक्ष के मतलब सब्जेक्ट, कि क्या क्या कर सकते हैं। तो पूछेगा नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। फिर ये हो गया, आप क्या है,
अनुमान कह रहे हैं, रस इंद्रिय से क्या क्या अनुमान कर सकते हैं, ये भी नहीं पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। श्लोक नंबर 11 है इंपॉर्टेंट, कि अनुमान से क्या क्या परीक्षा कर सकते हैं, मतलब किस किस चीज की। तो ये पूरा श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक टेबल से बता देता हूँ तो आपको याद रहेगा। एक मिनट, ये वाली टेबल आप देख लीजिए कि अनुमान भाव अग्नि है, अग्नि की परीक्षा किससे करेंगे, जरण शक्ति से। यानी खाना पच रहा है या नहीं पच रहा है, हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे पेशेंट से, जरण शक्ति के बारे में। अग्नि कैसे जानेंगे कि खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है। बल कैसे पूछेंगे, व्यायाम शक्ति से, कि व्यायाम करते हो क्या नहीं, कितनी देर में थक जाते हो, क्या आपकी लिमिट है ना। स्रोत आदि नहीं, शब्द आदि ग्रहण ग्रहण से, मनोअर्थ व्यभिचरण से, विज्ञान व्यवसाय, ठीक है, रज संग, तम अविज्ञान। तो इसमें जो मैंने ये कर रखे हैं ना, गोले कर रखे हैं या ग्रीन में है, भय का विषाद धैर्य, वो आप याद कर लेना, वो आप देख लेना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना। तो ये अनुमान भाव है, जैसे व्याधि समुत्थान वेदना विशेष है, गूढ़लिंग व्याधि उपसे अनुपसे, ठीक है। तो ये ब्लैक वाले और ये जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो गोले कर रखे हैं, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, आप सभी को समझ आया होगा। और देखिए मैं अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ, रात के 12 बज रहे हैं आज। 29 तारीख है, 29 भी नहीं अब 30 हो गई है, क्योंकि 12 से ऊपर चला गया। 30 जुलाई तारीख है आज 2024। तो आप सभी भी मेहनत कीजिए, जैसे मुझ में जोश है आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो आप भी मेहनत कीजिए और आप पढ़िए, इससे बाहर नहीं आएगा। और आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।